10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए शो में मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सज्जन उत्तेकर और निर्मल बैंक से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे। इनके अलावा दिवाली पर कमाई की बात करने के लिए जो मनीष चौखानी के साथ हमने एक इंटरव्यू किया था, उसका एक छोटा सा अंश जिनमें काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए गए हैं, वो आपको सुनाएंगे हम। और उसके साथ ही वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर अब कहाँ आपको शॉपिंग करनी है। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। और मार्केट इस समय थोड़ा सा जुझारूपन लाने की कोशिश करता हुआ, ख़ासतौर से बैंक निफ्टी वापस ग्रीन में आया, मिड कैप वापस ग्रीन में आया एक बार के लिए। निफ्टी ने कल के लो से थोड़ा नीचे सपोर्ट लिया 24,350 पर, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया। और एडवांस डिक्लाइन अभी भी ख़राब है हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन काफ़ी वाइल्ड मूव्स हैं आज। सबसे ऊपर सिंजीन 6% ऊपर, नवीन फ्लोरिन में 4% का अच्छा मूव, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 3% ऊपर। अच्छा, लोअर लेवल से एकदम से रिकवरी आई एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, जो स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के सर्किट पर पहुंच गया था। अब लोअर लेवल से वहाँ थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखाई देगी। अब ये करीब 6.5-7% नीचे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज का बड़ा एक्सीडेंट इंडेक्स स्टॉक्स में 5.5% नीचे। वीरू जी, तो ये अब तक कि आपने छोटी सी समरी को समझा मुझसे। पैनल आपकी स्क्रीन पे मानस आशीष बहती, पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी सचिन और विकास फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन एरियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली काफी अच्छे पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट, सीमेंट एंड फार्मा, ये तीनों पॉकेट्स को देखे थे, वो उसमें सारे अच्छे परफॉर्मेंस नजर आ रहे हैं। उसमें से ध्यान है अल्ट्राटेक सीमेंट पे डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, प्लस एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है एंड एक काफी कॉन्फिडेंट बेस यहाँ पर 10,700 से 800 के रेंज में इसने एग्जिबिट किया है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रिवर्सल इस पर्टिकुलर लेवल पे अवेलेबल है। मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 10,800 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 11,060 का एक स्विंग बन सकता है एंड पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 11,240 के आसपास प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है एंड जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, मुझे लग रहा है पिरामल फार्मा में एक लगभग 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया है। एंड जिस तरीके से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, इस पर्टिकुलर पैटर्न के टारगेट लगभग अराउंड 265 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से 248 के टारगेट के लिए अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 222 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वाइल एस्कॉर्ट्स कुबोटा में अब रिकवरी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और लोअर लेवल से ऑलमोस्ट अब करीब 4% ये स्टॉक रिकवर हो चुका है। अभी भी खैर 6% नीचे है, लेकिन लोअर लेवल पर क्लियरली यहाँ पर कुछ तो बाइंग हुई है, कुछ शायद मार्केट ने फैक्टर इन करने की कोशिश की है। बजाज फाइनेंस मीनवाइल अब कल के हाई के ऊपर, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मूव्स आ रहे हैं। SRF अभी डेलो से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग आज विजिबल है। मानस जी, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की 2? वीरेंद्र जी देखिए, अनुज जी देखिए, 2 स्टॉक हैं। पहला तो खरीदारी करने का ट्रेड है MFSL पे। MFSL मैक्स फाइनेंशियल पे कल भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था और आज भी मेरा समझना है कि अब ये बिल्कुल तैयार है एक नेक्स्ट अप मूव के लिए। तो MFSL में खरीदारी करेंगे, MFSL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1269 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 1340 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एक ट्रेड है जो बिकवाली करने का ट्रेड है, अपोलो टायर्स में के फ्यूचर में बिकवाली करनी है, क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से फ्रेश ब्रेकडाउन है। आई थिंक एक इंटरडे में एक उछाल मिला है, तो वहां बिकवाली करिए। 494 का स्टॉप लॉस लगाना है और 470 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है अपोलो टायर्स के फ्यूचर में। ओके, विकास सालुके जी भी इस कार्यक्रम में है। विकास, आपके 2 ट्रेड्स?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो पहला मेरा रहेगा जेएमडीसी लिमिटेड। जेएमडीसी लिमिटेड में एक अच्छा मोमेंटम कैरी होते देखने मिला था कल भी, और मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी होते देखने मिलेगा। 382 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 348 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आज के डे लो का लगा के जेएमडीसी लिमिटेड को बाय करना है। दूसरा मेरा रहेगा सेल साइड में डॉक्टर रेड्डी। मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है। कल भी हमने देखा था कि 60-40 के नीचे ये ट्रेड करते हुए देखने मिला था, और आज भी फ्यूचर में उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा इंट्राडे पुल बैक आ रहा है, बट वापस से ऊपर की साइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। वापस वहां से एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे सेल करना है। 6740 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 6400 के आसपास 100 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखो तो डेली और वीकली दोनों पे भी अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में देखने मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो 6400 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पे सेल करना है। 6740 का स्टॉप लॉस। ओके, डॉक्टर रेड्डीज में सेल कॉल। बेहती जी, आपने क्या ट्रेड्स ली इस समय? जी अनुज जी, दोनों बाय रहेगा। पहला रहेगा श्री सीमेंट। इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक अपने 20 डेमो को रीगेन कर लिया है आज, और जिस हिसाब से पूरे सीमेंट पैक में मोमेंटम बन रहा है, हमें लग रहा है इसे चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 24,700 के करीब का कैसे मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 25,600 और 26,000 के मोमेंटम देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बर्जर पेंट्स का। पिडिलाइट में एक अच्छा मूव बन रहा है, और उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमने देखा है कि बर्जर पेंट्स में मोस्टली देखने मिलता है। तो यहाँ पे एक खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 538 का एक एसएल मेंटेन करे। 558 के पहले टारगेट और 565 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। बार बार नज़र एस्कॉर्ट्स को बटा पर जा रही है, क्योंकि अब लॉसेस आधे हो गए हैं। वो जो 10% था, शायद ओवर रिएक्शन भी था मार्केट का थोड़ा सा, अब 5% ही रह गया है वो लॉस। और रिकवरी देखिए इसमें 3346 से रिकवरी शुरू हुई और अब 3510 पर ये स्टॉक, तो अब करीब करीब मतलब 6% की यहाँ पर रिकवरी आ चुकी है। मानस जी, कोई ब्रेव हार्ट हो तो ट्रेड बनता है यहाँ पर, या छोड़ दें इसको? आई थिंक छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3600 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज अवॉइड करें तो बेहतर है। के यहाँ पे एस्कॉर्ट्स को बटा में शानदार शॉर्ट कवरिंग, और कहाँ का पे शॉर्ट कवरिंग है। एक बार आप ग्रेसिम, हालांकि ग्रेसिम में भी स्पॉटिंग काफ़ी देर पहले हो गई थी। एबीबी अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करता हुआ। विकास, एबीबी पे आपका टेक? विकास, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज़, आप म्यूट मोड में हैं। जी एबीबी कल जिस हिसाब से इसमें एक सेल ऑफ देखने मिला था, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, लेकिन ऊपर में वापस 8000 के आसपास वापस एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिलेगा। कल इसी रेंज के बाद यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने मिला था, लेकिन यहाँ से जो पुल बैक रैली देखने मिलेगी 8000 के आसपास ये जा सकता है। नीचे में 7740 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा इंट्राडे में। अगर इसको वापस ब्रेक करता है तो ये जो प्रेशर है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगा, और मुझे लगता है इंट्राडे में एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 8000। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ लेवल से बाहर निकलते हैं और डे ट्रेड से बाहर निकलते हैं। दीपावली के शुभ मौके पे दिग्गजों की दीपावली कैसी मनती है, क्या पिक कर रहे हैं वो बाजार में, इस वक्त कैसे रीड कर रहे हैं दीपावली पे ये खास शुभ चर्चा। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ इनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष सुखानी से खास बातचीत हुई। बाजार के इन लेवल्स को लेकर, अगले लीडर्स को लेकर इस खूबसूरत सी बातचीत में क्या निकल के आया, आइए सुनते हैं। आपने एक चीज़ कही थी कि इन्वेस्टर्स मस्ट बाय वेयर अर्निंग्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ROE इज लेस देन मल्टीपल बीइंग पेड। करेक्ट। तो हमारे जो व्यूअर्स उनको समझाता हूँ, बेसिकली अच्छी कंपनियाँ ठीक भाव पे खरीदनी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं क्या इस समय मार्केट? सी गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि इतना वाइड हो गया ये बेस कि आज भी आई लव गिविंग द स्टैटिस्टिक कि 130 कंपनी में 75% हिंदुस्तान खत्म हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप।
कि 11 कंपनी में 25% आ गया, $1.2 ट्रिलियन जैसी मार्केट कैप है पर 11 कंपनी में, उसकी अगली 30-31 कंपनी में अगला $1.2 ट्रिलियन आ गया। उसके बाद करीब 80-85 कंपनी है जिसमें नेक्स्ट 1.2 ट्रिलियन आया। तो 130-32 कंपनी में 75% हिंदुस्तान ख़त्म हो गया। बट जो टेल है 370 उसके बाद के जो हैं उसमें इतने कंपनीज बढ़ चुके हैं एंड ऑल्सो साइज जो हो गई है अभी कि छोटी कंपनी आज हम लोग स्मॉल कैप को गिनते हैं $3 बिलियन, 25,000 करोड़ पे तो स्मॉल कैप मानते हैं उसको। सो हर सेक्टर में आज अपॉर्चुनिटी है और ये रोटेटिंग बुल मार्केट जैसे मैंने कहा कि अगर ये चालू हुआ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ट्रैवल, टूरिज्म, they have all been pulled to an extreme. Like the stock of last year has been, say, Trent and Zomato. Again, fantastic companies, but the prices have been pulled to an extreme. Ki to see returns in a 10-year perspective is difficult from here, even though they perform very well. तो अगर जो जैसे आप बोरिंग स्टॉक देखते हैं, एक एंड में आपको जैसे HDFC बैंक का आपने जिक्र किया, या नीचे देखें रिन्यूएबल्स की थीम अच्छी चल रही है, या आई एम जस्ट थिंकिंग मैंने भी क्या किया लास्ट, airlines for example still doing well and lot of scope over there, which are not traditionally the best businesses to put money, but like I said, asymmetrical bet कि रुपए का माल 8 आने में मिल रहा है या इसका चांस है कि मैंने रुपया भरा है पर इसकी अर्निंग 2 हो सकती है, वहाँ पे खाली हमें देखना है। मनीष जी, आपने 2 एग्जांपल लिए, जोमेटो और ट्रेंड। मैं जोमेटो से शुरुआत करता हूँ पहले। जोमेटो का IPO आया, शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, 52-55 तक आया, वहाँ एक बॉटम बना, वहाँ से लेकिन अब इस लेवल पर आ गया है कि शायद निफ्टी का स्टॉक भी बन जाए। इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं और क्या अब ये स्टॉक जो है वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कंप्लीट यूफोरिया में आ गया वापस? या सो सी, मैं नॉर्मली स्टॉक के बारे में आई डोंट लाइक टू स्पीक एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी विच आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर एंड वी हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट, बट बिकॉज आई गेव यू इन्फोसिस एग्जाम्पल विच इज़ आवर डियरेस्ट क्लोजेस्ट टू हार्ट कंपनी, इसकी भी I gave in that manner that आज ये $30 बिलियन रफली मार्केट कैप हो गया है एंड दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें भी पता है कि यू नो वैल्यूएशन इज़ फैंटास्टिक, इसलिए वो भी शायद आगे अपना QIP कर लें एंड टैक्टिकली ऑल्सो इज़ द राइट थिंग टू प्रीएम्प्ट व्हाट स्विगी इज़ ट्राइंग टू डू। बिल्कुल, व्हाट दे हैव बिल्ट एज अ बिजनेस, हैट्स ऑफ, फैंटास्टिक। बट अगर आपको $30 बिलियन की कंपनी यानी कि 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है एंड लाइक आई सेड आवर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि 10 साल में एटलीस्ट 4 गुना हो जाए, तो 30 से 120 बिलियन की जर्नी होगी, यानी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। 10 साल में द कंपनी विल बी फेयरली अ बिल्ट आउट कंपनी, लाइक टुडे वी काउंट इन्फोसिस वाज देन अ ग्रोथ कंपनी, नाउ इट्स अ फेयरली बिल्ट आउट कंपनी। लेट्स से 30 का P हो गया तो आपको ऑलमोस्ट $3-4 बिलियन प्रॉफिट कमाना है। आज आपका प्रॉफिट समझिए कितना, 100-150 मिलियन डॉलर है, तो जो मल्टीपल है इज़ पेइंग सो मच फॉर द फ्यूचर कि प्रॉफिट मस्ट ग्रो 3 times of your expected return in the stock annually, which is very difficult to do. I'm not saying it's impossible, but like I said, asymmetrical bet. 50-75 में तो पूरा गांव टूट गया था उसके ऊपर कि इफ़ यू डिवाइड आज कितना 250 का भाव है एंड इसको आपसे डिवाइड बाय 6, 50 ना करो 60 भी कर लो तो भी 4.5 सो 4-5 बिलियन में जब आप ले रहे थे आप 10 साल में मेरा 10 गुना हो सकता है क्या, 50 बिलियन हो सकता है, चांस है, संभावना है, बट 30 आज ही कर दिया आपने, तो 50 का ऑड्स इज नॉट इंटरेस्टिंग फ्रॉम टुडेज पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सो लाइक आई सेड कंपनीज आर ऑलवेज ग्रेट, व्हाट द इन्वेस्टर हैज टू डू इज इन्वेस्टर्स बिजनेस, कि आज आप प्राइसिंग रॉन्ग कर दें देन यू कांट ब्लेम इन्फोसिस। अगर 16,000 में आपने इन्फोसिस ले लिया था 2000 में, यू कांट ब्लेम इन्फोसिस फॉर दैट, कंपनी परफॉर्म्ड हर साइकिल में देखा गया। उसके पहले 90s के दशक में हिंदुस्तान लीवर होता था, हर दिवाली शो में हिंदुस्तान लीवर का रिकमेंडेशन होता था, 12 साल नो परफॉर्मेंस। फिर इन्फोसिस एंड ऑल दी अदर्स, विप्रो तो खैर 24 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इन द स्टॉक, ऑल्दो दे हैव डन वेल एंड हैट्स ऑफ टू व्हाट मिस्टर प्रेम जी हैज अचीव्ड, बट सेम वे 2008 का जो टॉप बना था, लाइक आई सेड DLF, रिलायंस, हाउ लॉन्ग इट टुक टू कम बैक फ्रॉम दैट साइकिल। आज आप बात कर रहे हैं जैसे HDFC कोटक के बारे में, इट टेक्स 10 years टू कम बैक फ्रॉम द प्रीवियस हाइस एंड कंपाउंड। एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन कंपाउंडिंग, कंपनी डज वेल, इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली जरूरी नहीं कि अगर ग्रेट कंपनी हो ग्रेट स्टॉक भी हो, वो एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग वो इम्पोर्टेंट है।
ओके, मार्केट में शानदार रिकवरी इस समय और उसको लीड कर रहा है फिर से बैंक निफ्टी। एक बार 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और HDFC बैंक फिर से मार्केट के लिए एक राहत प्रोवाइड करता हुआ आज फिर से ये स्टॉक डे हाई पर 3-4 दिन से एटलीस्ट एक स्टॉक है जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, वो HDFC बैंक। निफ्टी भी अब ग्रीन में आया, मिड कैप भी ग्रीन में आया, तो एक ठीक ठाक रिकवरी इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी, जो शेयर बाजार में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। रवि धर्मशी एक स्टॉक पिकर हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। रवि जी, गुड मॉर्निंग। ये करेक्शन जो हुई है पिछले 1 महीने में, क्या ये एक सिर्फ मार्केट को एक बहाना चाहिए था, तो चाइना बहाना बन गया, या अर्निंग्स बहाना बन गया, या वाकई में अर्निंग सीजन जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा ख़राब है, ये एक रीज़न रहा? ओवरऑल व्यू क्या अब इस समय इस मार्केट में, स्पेशली इस करेक्शन को देखते हुए? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आई थिंक काफ़ी टाइम से वैल्यूएशंस के डर तो लगे हुए ही थे मार्केट में, एंड टू टॉप इट अप थोड़े बहुत हमारे हाई फ्रीक्वेंसी लीड इंडिकेटर्स जो हैं वो भी स्लो डाउन दिखाने लगे हैं, एंड थोड़ा बंचिंग अप हो गया है IPOs का, थोड़ा सा US में बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं। सो देयर आर फ्यू रीजंस एंड देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट US इलेक्शन। तो ये सारे मिला के कारण बन गए हैं फॉर अ करेक्शन, और करेक्शन अभी शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए टू से कि अब करेक्शन खत्म हो गया, बट एट द सेम टाइम इट इज अ करेक्शन। ये यहाँ से कोई बड़ा क्रैश नहीं होने वाला है। जो वैल्यूएशंस आगे चले गए थे, शायद 3 महीना 6 महीना अगर मार्केट कहीं ना जाए या थोड़ा सा नीचे चला जाए, तो दोस करेक्शन वुड करेक्ट इटसेल्फ। रीजन ये क्रैश नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इंडिया के कंपनियों ने कोई डेट नहीं लिया हुआ है। तो ये जो मार्केट का वैल्यूएशन करेक्शन है विल नॉट रिजल्ट इनटू अ सीवियर स्लो डाउन एट द इकोनॉमिक फ्रंट। और दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स FIIs हैव बीन बिग सेलर्स स्पेशली इन द लास्ट मंथ, बट अगर आप ये 10-12 साल का ट्रेंड देखें तो FIIs की सेलिंग मुझे लगता है यहाँ से थोड़े वक्त में बॉटम आउट होने लगेगी, बिकॉज उनका होल्डिंग ऑलमोस्ट 16% पर पहुंच गया, विच इज अ 15-year लो। So judging from those things, it looks like we are in the middle of a correction, but यहाँ से कोई बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है, लेकिन ओवरऑल अर्निंग सीजन पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या एक डर बैठ रहा है कि अगर फेस्टिव सीजन ही खराब की कमेंट्री आ रही है तो क्या मार्केट में करेक्शन डीपन भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है करेक्शन? आई थिंक लॉट ऑफ द कंपनीज, काफी कंपनियों ने जो कमेंट्री दी है वो काफी वीक है, डाउनवर्ड रिवाइज किए हैं गाइडेंस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ये जो हम एक अगले क्वार्टर में ये बता रहे थे कि गर्मी की वजह से और इलेक्शन की वजह से ये स्लो डाउन है, बट ये जब फेस्टिव सीजन में भी कंटिन्यू हो रहा है तो इट इज डेफिनेटली चिंताजनक बात है। और ये मेरे हिसाब से ये यूं इसलिए हो रहा है कि RBI ने लिक्विडिटी टाइट रखी हुई है। आई थिंक ये जो RBI ने डिले किया है रेट काटने का, प्रोबेबली इट इज गोइंग टू लीड टू सम मोर स्लो डाउन, एंड मुझे लगता है RBI is behind the curve. They should be proactive in easing liquidity as well as cutting interest rates. बट रवि जी, मतलब ये आपने इंटरेस्ट रेट की जो बात की और RBI के एक्शन की जो बात की, लेकिन US में तो रेट्स घट गए, हालांकि वहाँ पे जो इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी वो है, बट अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है, जो हमारी IT कंपनियाँ वहाँ से सबसे बड़ा अपना आय लेके आती है, रेवेन्यू लेके आती हैं, उनका ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा? कल तो 10% के रिएक्शंस थे स्टॉक्स पे। IT पर आप क्या कर रहे हैं, स्पेशली मिड कैप IT पे? सेग्रीगेशन हो गया है। जो लार्ज IT कंपनीज हैं वो नहीं कर रही हैं परफॉर्म, कोई एक एक्सेप्शन होगा, बट जो मिड कैप IT है उनका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि जिन कंपनियों का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, वो सारी कंपनियां काफी अच्छी कर रही हैं, वेदर इंजीनियरिंग R&D हो या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, तो वो सारी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड ये कुछ मिड कैप कंपनियां अब एक्चुअली दे आर बिकमिंग लार्ज इनफ टू कम्पीट इन द लार्ज डील्स ऑल्सो, तो उनके लिए ये बड़ी चीज है, बड़ी बात है। बट बहुत नई लार्ज डील्स नहीं आ रही है बाजार में, इसलिए लार्ज कंपनियों को ग्रोथ दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है।
आईटी पे रवि जी का ये टेक। अच्छा, अब फाइनली मैं बात करूंगा उस स्पेस की जो कि पिछले 3 महीने से थोड़ा सा कमज़ोरी के दौर से गुजरा है। रवि जी, जिस स्लो डाउन की बात कर रहे हैं आप, लिक्विडिटी टाइट का इम्पैक्ट जो आप बात कर रहे हैं, उसका असर ऑटो पे तो पड़ा ही है। उनकी इन्वेंट्रीज की चर्चा हमारी लास्ट डिस्कशन में भी हुई थी। अब इन प्राइसेस पे आपका व्यू क्या है, जो करीब करीब 10-12-15% की शेडिंग हुई है ऑटो में, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। बजाज ऑटो का ठीक आपने सुना ही, कंसिडरिंग दिस फेस्टिवल सीजन। आपका व्यू अभी ऑटो में कितनी और शेडिंग बाकी है यहाँ से? नहीं, आई थिंक ऑटो इज फेसिंग मल्टीपल हेडविंड्स। एक तो प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है, दूसरी ये जो ईवी की तरफ जो ट्रेंड जा रहा था वहां पर सब्सिडी कम हो गई है, तीसरा हमारा ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो एलिवेटेड है, और चौथा जो रूरल कंजम्पशन काफी टाइम से सफर हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड हैज लेड टू ऑटो स्लो डाउन। सो मुझे नहीं लगता है कि कोई जल्दी में यहाँ पर रिवाइवल होने वाला है। फॉर दैट पहले तो इंटरेस्ट रेट कट होने होंगे, थोड़ा सा रूरल का रिवाइवल थोड़ा और तेज होना पड़ेगा बिफोर वी कैन इवन थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ रिवाइवल इन द ऑटो सेक्टर। वैसे मार्जिन फ्रंट पे ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। सो इट इज ओनली अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ, एंड वॉल्यूम ग्रोथ विल कम बैक व्हेन द ब्रॉडर बेस्ड इकोनॉमी रिवाइव्स। ओके। अच्छा रवि जी, आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट शायद ना करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ जो दिखी है कि कुछ बाइंग लौटी है HDFC बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक में। क्या यहाँ पर एक सेंस बन रही है कि एक जो इतने सालों से करेक्शन चली आ रही थी, या फिर जो एक अंडर परफॉर्मेंस लार्ज प्राइवेट बैंक्स में थी, यहाँ पर थोड़ी बाइंग है? क्योंकि और कुछ नहीं तो यहाँ वैल्यूएशन कम्फर्ट है एटलीस्ट। नहीं अनुज जी, यू आर राइट। मैं किसी एक कंपनी पर नहीं करूंगा, बट एज अ लार्ज प्राइवेट बैंक्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है वो एक ऑलमोस्ट 15 साल के लो पर हैं। जो नाम बताया आपने, ऐसी कंपनियां 2 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड बुक पे मिल रही हैं, ये काफी ही लो वैल्यूएशन है। नो डाउट यहाँ पर प्रॉब्लम रहे हैं, कुछ निम पर प्रेशर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ पर लिमिट लग गई है बिकॉज डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चैलेंज हो गया है। हाउएवर अगर हम ये सोचें कि ये स्ट्रक्चरली अब ये 12 से 15% ग्रो करने वाली कंपनियां हैं, ना कि 20 से 25%, तो आप वो भी अभी फैक्टर हो चुका है मेरे हिसाब से प्राइसेस में, और मार्केट यहाँ से उनको वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। तो अगर ये 12 से 15% भूल से अगर 15 से 17% हो जाता है, तो फिर यहाँ पर काफी स्कोप है री रेटिंग का भी। सो आई वुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द लार्ज प्राइवेट बैंक्स। शायद 2 क्वार्टर और लग जाएं फॉर द रिवाइवल टू हैपन, बट यहाँ से मुझे नहीं लगता है कुछ खोना है। और जैसे आपने बताया, ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस तो शुरू हो ही चुका है, बट एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस भी आएगा। शायद 1-2 क्वार्टर लग जाए। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा मूव है आप HDFC बैंक में पिछले कुछ दिनों से। एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी पेन दिखी हमने, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। क्या आपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स को रखा है यहाँ पर, या इन लेवल्स पर कुछ बनता है यहाँ पर एक अप्रोच लेना? सो सी स्पेशलिटी केमिकल, मैं थोड़ा आपको पुरानी कहानी बताऊं तो 2014 से 21 एक बहुत बड़ी तेजी आई थी। ये जो तेजी आई थी इज वाज बिकॉज चाइना अपनी प्रोडक्शन का कैपेसिटी बंद कर रहा था। वो कैपेसिटी इसलिए बंद कर रहा था कि वहां पर पोल्यूशन इश्यूज हो रहे थे, और उस वक्त इंडिया प्रोटेक्शन दे रहा था अपने केमिकल कंपनियों को। सो एक बहुत बड़ी तेजी, एक जो सेक्टर $3-4 बिलियन का पूरा सेक्टर का मार्केट कैप हुआ करता था, वो $20 बिलियन से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर हमने गलती ये कर दी कि ये माना हमने कि वो जो प्रोटेक्शन जो इंडिया दे रही है वो लंबे अरसे तक चलेगी, बट वो 5-7 साल का विंडो होता है। फाइनली वी आर आंसरेबल टू द WTO, तो वो प्रोटेक्शन चला गया। और दूसरा, चाइना प्रोडक्शन बंद कर रहा था रेसिडेंशियल एरिया में टू ओपन देम अप इन द नॉन रेसिडेंशियल एरिया, तो वो सप्लाई फिर से आ गया। तो पिछले 2 साल में जो हमने देखा है कि चाइना से काफी डंपिंग हुआ है, जिसकी वजह से स्प्रेड्स कम हो गए और काफी मार्जिन पर हिट आई है सारी कंपनियों की। तो ये एक तरह से काफी बुरा वक्त चल रहा है फॉर ऑल स्पेशलिटी एज वेल एज कमोडिटी केमिकल कंपनीज। बट नाउ वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज इज प्रॉब्ली नोन। आई वोंट से इट इज इन द प्राइस, बट पता है कि ये टाइम खराब चल रहा है।
और ये जो अगली तेजी चली थी वो एक ब्रॉड बेस थी। अब शायद यहाँ से मोर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी आएगी एंड यू विल हैव टू बी पिकी एंड चूजी अबाउट इट। अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल में भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट्स होते हैं, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, या कोई और इंटरमीडिएट्स होते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें फार्मा इंटरमीडिएट्स बेस्ड कंपनीज और भी अच्छी लग रही हैं और लगता है वहां पर तेजी चलेगी। बट जो एग्रोकेम है वहां पर अभी भी रिवाइवल नहीं हो रहा है। सो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है टू स्टार्ट लुकिंग एट द स्पेस, बट इट इज नॉट के यहाँ पर सब कुछ चल जाएगा। ओके, केमिकल्स पे एक चर्चा हुई यहाँ पे। अच्छा रवि जी, फाइनली आपसे प्रश्न, एक ऐसे स्पेस पे जो कि इस अर्निंग्स सीजन में अब तक का सबसे मेरे ख्याल से डिजास्ट्रस स्पेस रहा है। एक क्वार्टरली अपडेट्स में एफएमसीजी कंपनियों के स्पेशली डाबर वगैरह ने जो अपडेट्स दिए थे, एक सेंस मिल रहा था कि ये कमज़ोर क्वार्टर रहेगा, बट फाइनली नंबर्स में उनके मार्जिन्स और वॉल्यूम्स ग्रोथ सब इस बार काफ़ी इम्पैक्टेड नज़र आ रही है। आपने कैसे रीड किया एफएमसीजी के इस डिप को और इसे स्टेबल होने में कितना वक्त लगेगा अभी, और क्या ये ग्रैब करने लायक है प्राइसेस? अगर आप देखें तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये गवर्नमेंट का रुख कैसा रहता है। इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल से हमेशा सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर जोर दिया है, कभी डिमांड स्टिमुलस पर जोर नहीं दिया है। हम इन्फ्लेशन नीचे लाने की सोच रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट नीचे लाने की सोच रहे हैं, तो ये सारे एंटी कंज्यूमर काइंड ऑफ मूव्स हैं। तो अगर कंज्यूमर में तेजी आनी है तो वी विल हैव टू सी सम अमाउंट ऑफ letting go of from the government side as well as from the RBI side in terms of liquidity as well as in terms of fiscal deficit. So from that perspective अभी तक यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना नहीं है, पर ये मेरा मानना है कि ये अगले 1 से 2 साल में ये चेंज होगा। बिफोर वी हेड इनटू 28-29, जबकि अगले लोकसभा इलेक्शन आएंगे, we would want the economy to be booming and especially booming for the people at the lowest strata of the economy. तो ये जो पोस्ट कोविड एक K-shaped रिकवरी आई थी, इससे जो भी एसेट ओनर्स हैं उनको फायदा हुआ है। अगर आप कंपनियां ओन करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट है, आपके पास गोल्ड है, तो आपने ठीक किया है। पर अगर आप सिर्फ इनकम अर्न करते हो और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो आपका एक्चुअली स्पेंडिंग पावर, परचेसिंग पावर कम हो चुका है। सो यू नीड सम अमाउंट ऑफ जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये जो कंपनियां अच्छी करेंगी तो उनको जॉब अच्छे क्रिएट होंगे और वेज ग्रोथ होगा, तो स्पेंडिंग आएगी इकोनॉमी में। तो ये जो ट्रांजिशन होना है इकोनॉमी का, वो अगले और 4 से 6 क्वार्टर लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है, बट वो होना चाहिए। इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट इफ इट डजंट हैपन, बट मेरा ये मानना है कि एक बार हम 4.5% फिस्कल डेफिसिट की तरफ पहुंच जाएंगे, फिर ये गवर्नमेंट शायद वहां से बहुत एग्रेसिव ना हो इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। एंड once this credit deposit ratios of the banks also normalize a little bit more, then RBI will also loosen its liquidity, and then we will probably see, and the concerns about inflation of course are become more subdued, then we will see some amount of stimulus being given to the economy, and that should be the start of a consumption cycle in India. But ये conditions अभी तक ripe नहीं हुए हैं अभी तक। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी दीपावली बहुत मंगलमय हो। इस शुभकामनाओं के साथ इस मंत्रणा को अभी ही समाप्त करते हैं। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अनुज के पास थोड़ा सा मार्केट का। अनुज, एक बात तो है, एक क्लियर सेंस आज निफ्टी बैंक देता हुआ कि जिस लेवल को कल प्रोटेक्ट किया था वो थ्रस्ट पूरा जनरेट कर रहे हैं, थैंक्स टू HDFC बैंक है। नहीं, बिल्कुल HDFC बैंक का। और देखिए अब बैंक निफ्टी वो आ गया उस 51,600 के लेवल पर, लेकिन निफ्टी नहीं टिक पा रहा है वीरू, निफ्टी नहीं टिक पा रहा है। और निफ्टी में आई थिंक TCS, इन्फोसिस, रिलायंस ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक सचिन के पास एक ट्रेड है, वो ले लेते हैं, उसके बाद शो को समेटेंगे। सचिन बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, यहाँ पर टाटा केमिकल्स पे पिछले कुछ दिनों से अच्छी चर्चा हो रही है। मुझे लग रहा है अभी जो एक मौका मिला है, एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आया है। मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक अपमूव रिज्यूम होनी चाहिए। एक अच्छा फ्लोर बेस बनाया है इसने 1120 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको 1115 के आसपास प्लेस करना चाहिए। एंड टाटा केमिकल के फ्यूचर्स में अभी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने की सलाह होगी 1220 से लेके 1280 के लक्ष्य के लिए।
चलिए फिर अब एक काम करते हैं, शो को यहीं समेटेंगे। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास चर्चा, हाँ, दिवाली को लेकर और अगले एक संवत के व्यू को लेकर देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स और बाज़ार के 3 दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल, MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला और एबेकस एसेट के फाउंडर सुनील सिंघानिया से जो एक खास बातचीत मैंने की, वो आपको देखने को मिलेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।